सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसी का दूसरा भाग था दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता के बारे में बातचीत किया था, और साथ साथ द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी का भाग है गोलमेज सम्मेलन। आज हम लोग जानेंगे कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था और उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। इन सारी बातों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे और गोलमेज सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। अंग्रेज लोग आज तक भारतीयों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया था। पहली बार यह मौका था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा देकर के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करके एक टेबल पर बैठ करके बातचीत किया था, और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों को पहली बार बराबरी का दर्जा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही दिया गया था। गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले ये जाने कि कब आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुए थे और 19 जनवरी 1931 तक चले थे। और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था, और कहाँ हुए थे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ हुए थे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया था। ठीक। दूसरी बात है कि ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि पहली बार भारतीयों को बराबरी का दर्जा दे करके और बात किया था। गोलमेज इसलिए कहा जाता है कि वह टेबल मेज गोल था, और उस गोलाकार टेबल पर सभी प्रतिनिधि बैठ करके बातचीत किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चले थे। गांधी जी के नेतृत्व में यह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, और अंग्रेज इस आंदोलन को दबा नहीं सका, तो फिर वह भारतीयों के साथ बातचीत करके भारतीय समस्या को समाधान करके उनके राजनीतिक हक देने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था। क्योंकि उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई मांगों को रखा गया, उत्तरदायी शासन या फिर जो अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बातचीत हो रही थी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ही बुलाया गया था ये सम्मेलन। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर के 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिनमें कुछ प्रमुख राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए थे, जिनमें हिंदू महासभा की ओर से जयकर और बीएस मुंजे ने शामिल हुआ था, और उदारवादी नेता के रूप में सीवाय चिंतामणि शामिल हुए थे, और इनके साथ साथ उदारवादी के साथ तेज बहादुर सप्रू भी थे। इनके साथ में तेज बहादुर सप्रू ये भी थे। तेज बहादुर सप्रू ऐसे एक व्यक्ति हैं जो आगा खां और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऐसे व्यक्ति हैं ये तेज बहादुर सप्रू। मुस्लिम नेता भी भाग लिए, जिनमें आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक शामिल थे। साथ साथ सिख संप्रदाय से सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था, और एंग्लो इंडियन के रूप में केटी पाल भाग लिए थे। दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, और व्यापारी वर्ग से होमी मोदी अंबेडकर जी भी हर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित थे। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? दरअसल ये सम्मेलन असफल रहा। असफलता के सबसे बड़ा कारण ये थे, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। दूसरा असफलता का कारण क्या था कि भीमराव अंबेडकर जी और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की अपनी अलग अलग मांग थी, जो वह स्वीकार कर किया जाए तो भारत की एकता को कुठाराघात पहुंचता। इनका मुस्लिम लीग का कहना था कि पृथक निर्वाचन यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया जाए, और अंबेडकर जी का मांग था कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल हो। इन दोनों को मांग को लेकर के अन्य सदस्य जितने भी थे हिंदू महासभा के, उदारवादी या अन्य सिख संप्रदाय के, वो आपस में सहमति नहीं हो पाया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि यह सम्मेलन असफल हो गया। और असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था कि प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था, इसलिए सम्मेलन असफल रहा। फिर भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी, और इस तरह से कई मांगों पर सहमति होने के बाद यह सम्मेलन असफल हो गया और समाप्ति भी हो गया। जब वहाँ से तेज बहादुर सप्रू लौट करके भारत आए और उन्हीं के प्रयास से गांधी जी और लॉर्ड इरविंग जो उस समय तत्कालीन वायसराय था, दोनों के बीच में समझौता कराने में तेज बहादुर सप्रू ने योगदान दिया, ताकि महात्मा गांधी या कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अवश्य भाग ले और ये सम्मेलन सफल हो। इसके लिए तेज बहादुर सप्रू ने भरसक प्रयास किया था, जिसका परिणाम था गांधी इरविंग समझौता, जो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में भेज चुका हूँ। इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी होने लगी। यह था तेज बहादुर वापस भारत आए तो उन्हीं के प्रयास, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से गांधी इरविंग समझौता हुआ था, और इसी समझौता का परिणाम था कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, इस सम्मेलन की क्या विशेषता थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931। यहाँ मैं इसको क्लियर कर दूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही हुए थे, लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में हुए थे। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है जो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। उस समय इस सम्मेलन की भी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, क्योंकि वही देश के प्रधानमंत्री थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविंग थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय बदल गए और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बनकर के भारत आ गए। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि भाग लिया था, और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को भेजा गया था। महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व किए थे कांग्रेस के। महिला 2 प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन जब महात्मा गांधी जाने लगे थे, जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था ओपी राजपुताना नामक जहाज। ओपी राजपुताना नामक जहाज से जब चले थे तो उनके साथ महिला प्रतिनिधि के रूप में केवल सरोजिनी नायडू गए थे, और एनी बेसेंट पहले ही वो लंदन पहुंच चुकी थी। केवल सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ राजपुताना। दूसरा, जब आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ उनके निजी सचिव कौन गए थे, अंग्रेज सचिव कौन गए थे, और महात्मा गांधी के वह कौन से पुत्र थे जो साथ गए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ में महिला प्रतिनिधि के उसी ओपी राजपुताना जहाज पर महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू
हिंदू महासभा के रूप में मदन मोहन मालवीय गए थे, साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर थे दलित वर्ग के रूप में, और उनके निजी सचिव के रूप में 2 व्यक्ति गए थे। एक सबसे पहले उनके जो सचिव के रूप में गए थे महादेव देसाई, और दूसरे गए थे प्यारेलाल। महादेव देसाई और प्यारेलाल उनके निजी सचिव के रूप में गए थे, लेकिन अंग्रेज सचिव के रूप में मीराबेन, किसी का नाम है मैडलिन भी, ठीक, मीराबेन या मैडलिन उनके प्रतिनिधि के रूप में गए थे सचिव के रूप में। और जब वहाँ सम्मेलन शुरू हो गया था तो सम्मेलन में फिर विवाद हो गया। विवाद क्या था? अंबेडकर जी का मांग था कि वहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, यानी भारत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग किया था। निर्वाचन पद्धति मांग ही विवाद का कारण बना, जिसके चलते गांधी जी और अंबेडकर जी में विचारधारा का मतभेद यह सम्मेलन भी असफल हो गया। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के बातों को लेकर जो मतभेद हुई, इसी के कारण विफल हो गया। और इसी वक्त 2 बातें आपने जरूर सुना होगा कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था और देशद्रोही फकीर किसने कहा था। तो मैं इसको क्लियर कर दूं। जब गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो एक अंग्रेज फ्रैंक मॉरिस ने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। और कैसे कहा था? उसने लिखा कहा कि गांधी जी यानी अर्धनग्न फकीर की सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ी पर चढ़ने का दृश्य बड़े ही अलौकिक और प्रभावशाली था। यही बात उसने कहा था। इसलिए सबसे पहले अर्धनग्न फकीर गांधी जी को फ्रैंक मॉरिस ने ही कहा था। और जब सभा में उस समय विपक्ष का नेता था विंस्टन चर्चिल गुस्सा गया, क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दा लेकर के फिर यह सम्मेलन असफल रहा। उसी गुस्से में कहा कि यह देशद्रोही फकीर, इसको हमारी सरकार बराबरी का दर्जा देके बात कर रही है, फिर भी यह मान नहीं रहा है। तो उसने कहा था देशद्रोही फकीर। लेकिन गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने ही कहा था। और गांधी जी अंत में ये जब सम्मेलन विफल हो गया तो वो अपने देश वापस आ गए। और देश कब आए वापस? 28 दिसंबर 1931 को। और वे बम्बई बंदरगाह पर उतरे। और जब बम्बई बंदरगाह पर उतरे तो उस वक्त उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग जमा थे, और बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश का मर्यादा संभाल के आया हूँ, यानी देश का साफ गिरने नहीं दुआ हूँ। यह उक्ति महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी फिर से वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किया। वेलिंगटन मिलने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम क्या था कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चले, जो ये वीडियो मैं पहले ही आपको भेज चुका हूँ, ठीक। और अब हम लोग बात करेंगे फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए, कैसे हुए, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, ठीक है। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो पुनः ब्रिटिश सरकार ने फिर एक बार प्रयास किया कि भारत के सभी राजनीतिक दल मिलकर के एक सहमत बन जाए तो फिर भारत के लिए उत्तरदायी शासन देना आसान हो जाए, ना उसका सहमति बनाई जाए। और उसके लिए पुनः 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जे मैकडोनाल्ड ही थे, और उस समय भारत के वायसराय उस समय भारत के वायसराय वेलिंगटन ही था, लेकिन भारत सचिव सैमुअल होर नहीं चाहता था कि फिर से ये कोई गोलमेज सम्मेलन हो, क्योंकि वह समझता था कि भारतीयों में एकता की कमी है, किसी बात का सहमति हो नहीं पाता है, तो फिर बार बार ये सम्मेलन आयोजन करना व्यर्थ भरा है। फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये सम्मेलन कहाँ हुए थे? जैसा कि मैंने कहा कि पहला
गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, दूसरा भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, और तीसरा हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो अभी प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, और वहीं पर हुआ था। और कुल मिलाकर के 46 प्रतिनिधि भाग लिया था। फिर कांग्रेस एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां एक ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर भी कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और ये सम्मेलन असफल हो गया। और सरकार ने फिर भी एक प्रयास किया कि भारत के प्रशासन से संबंधित एक श्वेत पत्र जारी किया। और कब जारी किया? 1933 ईस्वी में। और इसी श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो को श्वेत पत्र पर विचार करने वाली कमेटी का गठन किया गया। और इसी लिनलिथगो कमेटी के सुझाव पर 1935 का अधिनियम, आप सब जानते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए 1935 का अधिनियम आया था, जिसमें 2 सदन वाली विधायिका को और सशक्त कराया गया। 2 सदन वाली विधायिका 1919 में भी बन चुका था, लेकिन इस संस्था को और सशक्त बनाया गया। साथ साथ इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य में भी 2 सदन वाली विधायिका विधानसभा और विधान परिषद का गठन हुआ। पहली बार विधानसभा 1935 के अधिनियम। और यही लिनलिथगो कमेटी ने जो श्वेत पत्र पर सलाह दिया था, और उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम देश में पारित हो गया। इस तरह से तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग एक नए विषय के साथ दूसरी क्लास में उपस्थित होंगे।